देव सिंह राजपूत बनारस के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 28 साल है। देव सिंह राजपूत बनारस के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। देव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। जब इनका दिल टूटा तो इन्होंने कामयाबी चुनी और छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया कि सभी इनके करीबी इनकी इतनी जल्दी तरक्की से बहुत हैरान थे। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुस्सा भी है, अकड़ भी है, नर्म दिल भी है और दिल के भी बहुत अच्छे हैं। पर दिल टूटने की वजह से ये हर लड़कियों को एक ही नज़र से देखते हैं। इन्हें लगता है हर लड़की बस पैसों से ही प्यार करती है। दिखने में बहुत हैंडसम है, किसी हीरो से कम नहीं है। देव की फैमिली में इनके पिताजी दयाल सिंह राजपूत, माँ सुमन और दादी आशा और देव की लाडली बहन काजल है। और हमारी इस कहानी की हीरोइन सिया शर्मा सिंपल से सुलझी हुई लड़की सबके बारे में सोचती है। इनकी फैमिली में पिता अशोक जी जो एक आर्मी ऑफिसर थे पर अब रिटायर्ड हो चुके हैं और माँ सुषमा जो एक हाउसवाइफ हैं। सिया की दादी शोभा और दादाजी विश्वनाथ और सिया जो अपने घर की बड़ी बेटी हैं। सिया की छोटी बहन महक। सिया के पिताजी को अपने दोनों बेटियों पर बहुत नाज है और दादा दादी की दोनों लाडली हैं। देव और सिया पहले एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। देव की दादी और सिया की दादी बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों के परिवार में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। लेकिन जैसे देव ने तरक्की की तो देव का परिवार वहाँ से अपने आलीशान घर में शिफ्ट हो गए। जब भी कोई खास मौका होता है तो देव की फैमिली सिया की फैमिली को इनवाइट ज़रूर करती है। पर देव की तरक्की से देव की माँ को पैसों का घमंड हो गया। वो सिया की फैमिली को पसंद नहीं करती है। अब सिया की दादी और देव की दादी दोनों की ही मुलाकात सोमवार को भोलेनाथ जी के मंदिर में हो जाती थी। देव और सिया भले ही एक दूसरे से मिले हों पर दोनों में बहुत कम बातें होती थी। आज सुबह से ही सिया के सिर में बहुत तेज दर्द था। वो चुपचाप कमरे में लेटी हुई थी। सिया ने अपनी बंद आंखों को खोला और घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज चुके थे। हे भोलेनाथ, आज हम तो लेट हो गए। हमारी जॉब पक्का हमारे हाथों से आज तो गई। सिया बिस्तर से उठकर बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। इधर सिया की दादी घर में बने मंदिर में पूजा कर रही थी। वहीं सिया की माँ रसोई में सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी और साथ ही महक को आवाज़ देकर जगा रही थी। महक, उठ जाओ वरना आज पहले दिन ही कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी तुम। महक बेमन से उठकर अपनी माँ के पास आते हुए कहती है, माँ, दीदी को तो आप नहीं जगा रही हैं, बस मुझ पर ही चिल्लाती रहती हैं आप। बेटा महक, तेरी दीदी ने जब से होश संभाला तब से उसे सुबह उठाना ही नहीं पड़ा। वो अपने से ही जग जाती है और वैसे भी उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और जॉब भी ऐसी है कि जब देखो उसके सिर में दर्द बना रहता है। हम तो चाहते हैं कि सिया ये जॉब ही छोड़ दे। सिया की माँ को प्रसाद देते हुए दादी ने कहा, बहू, सिया से तुम ही बात करो कि जॉब छोड़ दे वो। अगर बहू तुम कहो तो हम देव की दादी से बात करें कि वो देव से कहकर सिया को अपनी ही कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दे दे। नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं सिया को सिफारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर माँ जी, आपने देव की माँ का रवैया हमारे परिवार के प्रति देखा है। अगर देव की माँ को पता चला तो वो सब हमें लालची समझेंगे। तभी पीछे से सिया आती है। दादी फिर से आप शुरू हो गई। रोज़ वही बात, जैसे वो पूरे वर्ल्ड का अमीर आदमी है, वही मुझे जॉब दे सकता है और कोई नहीं। सिया ने अपनी दादी के सामने दोनों हाथ आगे करते हुए कहा। दादी ने सिया को प्रसाद दिया और कहा, सिया बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तभी सिया की माँ ने कहा, बेटा सिर में दर्द कैसा है अब तुम्हारा? माँ, कुछ खास ठीक तो नहीं है, पर नाश्ते के बाद दवा खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। बेटा, ये रोज़ रोज़ दवा खाना अच्छी बात है क्या? आज तो ऑफिस से आएगी तो तेरे सिर की अच्छी से मालिश कर दूंगी। दादी ने बड़े प्यार से सिया से कहा तो महक ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ, सारा प्यार दीदी पर लुटा दीजिए। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, पर दादी आपने तो मुझे प्रसाद भी नहीं दिया और माँ तो सुबह से मुझ पर ही चिल्ला रही हैं जैसे मैं तो इस घर की बेटी ही नहीं हूँ। वहीं बैठे दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। वो बोले, अरे क्यों, मेरी महक बिटिया को सब परेशान कर रहे हो? सिया प्यार से महक के सिर पर हल्के से मारते हुए कहती है, बस हर वक्त तुझे ड्रामा ही करना है। चल जाकर नहा और तैयार हो जा। सिया के पापा भी सुबह की वॉक से घर आ चुके थे। कुछ देर में ही सभी नाश्ता करने बैठ गए। इधर देव की फैमिली भी नाश्ता कर रही थी। देव की दादी देव से कहती है, बेटा देव, अब तो कर ले शादी। कितनी लड़कियां तेरे लिए देखी पर पसंद क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? पर देव चुपचाप बैठकर नाश्ता कर रहा था। बेटा, अब कब मौत आ जाए क्या पता। तेरे दादाजी के जाने के बाद बस एक एक दिन कट रहे हैं। अब तो तेरी शादी हो जाएगी तो चैन से मरूंगी। देव अपनी दादी के पास आता है और उनके पास बैठते हुए कहता है, दादी उदास क्यों हो रही हैं आप? और ये सब मत बोलिए,
आप लड़की ढूंढिए, अगर मुझे सही लगी तो आपसे वादा करता हूँ मैं शादी कर लूँगा, पर आप ऐसी लड़की ढूंढिए जो मेरे पैसे से नहीं, मुझसे और मेरी फैमिली से प्यार करे। पर अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। तो अब आप ही बताएं दादी माँ, मैं क्या करूँ? बेटा, अब तुम किसी भी लड़की से मिलोगे तो यही कहोगे कि ये सब प्रॉपर्टी बिजनेस मेरे दोस्त का है, वो बाहर विदेश में रह रहा है, उसी ने ये सब संभालने को दिया है तो संभाल रहा हूँ। तो अब बताओ भला, ऐसी कैसे शादी होगी? माँ बाप भी तो अपनी बेटी को एक अच्छे घर भेजेंगे। दादी, ये सब मैं नहीं जानता, बस जो लड़की पैसों की अहमियत ना दे वही इस देव सिंह राजपूत की दुल्हन होगी, कहकर देव ऑफिस के लिए निकल गया। दादी को परेशान देख देव के पापा ने कहा, अम्मा आप भी ना बेवजह परेशान हो रही हैं। जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं और देव के लिए भी जरूर कोई बनी होगी, बस आप सही वक्त का इंतजार कीजिए। तभी देव की माँ बोल पड़ी, बेटा 28 का हो गया है, धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं, उम्र हो गई तो कोई सड़क छाप लड़की से शादी होगी इसकी। अरे भाग्यवान, जब से हम अमीर बने हैं तुम तो एकदम से बदल गई। ये पैसा हाथ की मैल है देव की माँ, पहले जैसे शुभ और अच्छा बोला करो। फिर सभी नाश्ता करने लगते हैं। इधर सिया नाश्ता करने के बाद जॉब के लिए निकल जाती है। सिया कॉल सेंटर में जॉब करती है। शाम में जब सिया ऑफिस से आई तो सिया का उदास चेहरा देखकर माँ ने पूछा, अरे सिया तेरे चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सिर में अभी भी दर्द है क्या बेटा? नहीं माँ, बस थोड़ी थकावट है। माँ हमें भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद हम खा लेंगे। हाँ बेटा ज़रूर। फिर सिया अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर पेट के बल लेट जाती है और तकिया से अपना मुंह छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। सिया ने फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर निखिल का नंबर फ्लैश हो रहा था। सिया ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, हाँ निखिल बोलो। सिया, तुम रो रही हो? निखिल, तो तुम ही बताओ अब हम क्या करें? तुमको हमसे शादी नहीं करनी थी, किसी और से ही शादी करनी थी, तो क्यों हमसे प्यार किया? क्यों हमें झूठे सपने दिखाए? क्यों इतना आगे हम बढ़े निखिल? हमने तो सब कुछ अपना खो दिया, पर आज हम अपने भोलेनाथ का शुक्रिया करते हैं कि हमने खुद को खोया नहीं, वरना हम तो मर जाते जीते जी। निखिल, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारी फैमिली हम पर बहुत गर्व करती है, बहुत ही नाजों से हमें पाला है, लेकिन तुम जैसे मक्कार और झूठे लड़कों की वजह से लड़कियां अपना सब कुछ खो देती हैं। सिया, मुझे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। पर निखिल तभी फ़ोन कट जाता है। आज सिया का दिल टूटा था। कॉलेज में निखिल और सिया की मुलाकात हुई थी, दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हुआ। निखिल ने अपनी मीठी बातों में सिया को यकीन दिलाया कि शादी वो सिया से ही करेगा और आज किसी और लड़की के लिए निखिल ने सिया को छोड़ दिया और अब निखिल किसी और से शादी कर रहा है। तभी माँ कमरे में आती हैं। बिस्तर पर बैठते हुए सिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, सिया बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं। तो चलो बेटा, सभी तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। सिया कहती है, माँ चलिए आप, हम हाथ मुँह धोकर आते हैं। माँ चली जाती हैं। सिया उठकर बाथरूम में जाती है और हाथ मुँह धोकर अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दादी कहती है, सिया कल मंदिर चलना है, याद है ना तुम्हें? हाँ दादी, हमें याद है। खाने के बाद सभी फिर सो जाते हैं। अगली सुबह सिया जल्दी से तैयार होकर दादी के साथ शिवजी के मंदिर चली जाती है और उधर देव सुबह उठकर शावर के नीचे सावर ले रहा था। देव बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हॉट लग रहा था। देव की बॉडी और मसल्स किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए काफ़ी था। देव का फ़ोन काफ़ी देर से रिंग कर रहा था। देव शावर को बंद करता है और बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आकर फ़ोन रिसीव करता है और दूसरे साइड से एक आदमी कहता है, मिस्टर देव, आपने जो ज़मीन खरीदने को कहा था वो इम्पॉसिबल है। हम पिछले 4 साल से उस ज़मीन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन के ऑनर ने वो ज़मीन बेचने से साफ मना कर दिया है। देव ने कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे किसी भी तरह हाईवे की ज़मीन चाहिए। तभी कमरे के दरवाजे पर देव की दादी खड़ी थी। वो कहती है, देव बेटा तुमसे कुछ काम है, क्या मैं इस समय बात कर सकती हूँ? देव कहता है, ठीक है, तुम उन्हें दुगनी कीमत दो, बाकी की बात ऑफिस आकर करता हूँ। फिर देव फ़ोन रख देता है और दादी के पास आता है और कहता है, दादी आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। खैर बोलिए दादी, क्या बात है? बेटा वो तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे आज मंदिर जाना है, तो तुम मुझे लेकर जा सकते हो? हाँ दादी बिल्कुल। फिर कुछ देर में देव दादी को लेकर मंदिर जाता है। मंदिर पहुंचते ही देव की दादी सिया की दादी से मिली, जो कब से देव की दादी का इंतज़ार कर रही थी। देव की दादी ने कहा, लगता है आज मैंने देर कर दी। फिर देव सिया की दादी के पैर छूता है। सिया की दादी देव को आशीर्वाद देते हुए कहती है, बस अब भोलेनाथ तुम्हारी भी किसी के साथ जोड़ी बना दे। देव की दादी ने कहा, आशा तुम अकेले आई हो? नहीं, वो सिया भी साथ में आई, हमने पूजा कर ली है, सिया यहीं कहीं होगी और जाओ।
तुम भी पूजा कर लो, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है आशा कहकर दादी देव के साथ मंदिर के अंदर गई और कुछ देर बाद पूजा करके बाहर आई तो देखा मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तेज़ हवाएं चलने लगी और कुछ देर में ही बादल गरजने लगे। सिया की दादी ने कहा मौसम इतना ख़राब हो रहा है और सिया पता नहीं कहाँ है, अभी तक नहीं आई। देव ने कहा आप दोनों मंदिर के अंदर ही रहिए, मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। पर देव तुम उसे पहचानोगे कैसे? दादी अभी कुछ ही साल हुए हैं दूर हुए, बचपन से उसे देखा है, उसे पहचान जाऊंगा। देव मंदिर के बाहर आता है और हर तरफ सिया को ढूंढने लगता है। हवाएं धीरे धीरे तेज हो रही थी, नीला आसमान पूरा काला हो चुका था, ऐसा लग रहा था शाम हो रही है। आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कने और बादलों की गरज के साथ बहुत तेज बारिश भी अब शुरू हो गई। देव हर जगह ढूंढता है पर मंदिर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी देव की नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है। उन सीढ़ियों पर एक लड़की अपने ही ख्यालों में गुम थी, वो सिया ही थी। देव उस लड़की के पास जाता है और कहता है हेलो, क्या आप ही सिया हैं? पर वो चुपचाप बैठी भीग रही थी। देव सिया के कंधे को अपने हाथों से झकझोरता है तो सिया अपने ख्यालों से बाहर आई। सिया पीछे पलट कर देखती है तो देव खड़ा हुआ था। सिया का चेहरा देखकर देव सिया को पहचान जाता है। सिया, आप यहाँ हो? कब से आपको मैं ढूंढ रहा हूँ। सिया उठकर खड़ी होती है और कहती है आप कौन? सिया, मैं देव। तभी बिजली जोर से कड़कती है तो सिया डर जाती है और लड़खड़ाकर जैसे ही सिया गिरने को हुई, देव ने अपने मजबूत हाथों से सिया की कमर से पकड़कर संभाल लिया उसे। सिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। देव सिया को बाहों में लेकर खड़ा हुआ था, दोनों ही भीग रहे थे। देव ने सिया के चेहरे की तरफ देखा तो देव उसमें ही खो गया। देव बस सिया को ही देखे जा रहा था। उसकी मासूमियत से भरे चेहरे पर बारिश की बूंदों को बड़े प्यार से देव देख रहा था। सिया को जब लगा कि वो गिरी नहीं है, उसे किसी ने थाम लिया है, तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। सिया ने जब अपनी आंखें खोली तो देव की आंखों में देखा और घबराकर देव से अलग हुई और पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। सिया बोली हे भोलेनाथ, आज तो हम गए थे जान से। फिर सिया ने देव से कहा थैंक यू देव जी। बिजली एक बार फिर कड़कती है तो देव के हाथ को कसकर सिया पकड़ लेती है। देव कहता है अभी तो आराम से आप बैठी थी, सब कुछ भूल कर। सिया चुप रहती है। ठीक है सिया, जल्दी चलिए, मंदिर के अंदर चलते हैं, वहाँ दादी हमारा इंतजार कर रही हैं। फिर सिया और देव दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मंदिर में आते हैं। सिया और देव की दादी दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख हौले से दोनों मुस्कुराते हैं। सिया और देव उनको इस तरह मुस्कुराते हुए देख दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। देव कहता है बारिश धीमी हो रही है, चलिए आप सभी गाड़ी में बैठिए। सिया, मैं आपको और दादी को आपके घर छोड़ दूंगा, आप अपनी दादी का हाथ पकड़कर आराम से मेरी गाड़ी के पास आइए। कहकर देव ने अपनी दादी को गोद में उठा लिया और मंदिर से बाहर आया। सिया देव को देखकर मन में ही कहती है देव आज बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने के बावजूद बदले बिल्कुल भी नहीं है, वैसे के वैसे ही है। फिर सिया दादी गाड़ी के पास आती हैं और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर सिया और दादी बैठ जाती हैं। आगे की सीट पर देव और देव की दादी बैठी हुई थी। देव गाड़ी ड्राइव करने लगता है। सिया को ठंड लग रही थी। देव गाड़ी के शीशे में सिया को देखता है। देव कहता है वैसे सिया आप इस समय क्या कर रहे हो? सिया कुछ बोलती कि सिया की दादी बीच में ही बोल पड़ी, बेटा कॉल सेंटर में जॉब करती है सिया। दादी हमने कल ही वो जॉब छोड़ दी। सिया की दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं ये तो सिया बेटा तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब तुम्हारे सिर में दर्द भी नहीं होगा। यूं ही बातें करते हुए देव ने सिया के घर के पास गाड़ी रोकी। सिया की दादी ने कहा कि चलो बेटा अंदर चाय नाश्ता कर लेते हैं। नहीं दादी, फिर कभी आऊँगा, आज बहुत ज़रूरी मेरी मीटिंग है। और फिर देव ने सिया से कहा ये मेरा कार्ड है, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे फ़ोन करना। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर देव सिया और दादी को उसके घर छोड़कर अपने घर आता है। दादी और देव को भीगा देख देव की माँ कहती हैं घर में ड्राइवर है देव, तुम गाड़ी चलाकर क्यों गए, किसी और को साथ ले जाते। और देखो भीग गए हो, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करो। और आप भी अम्मा जी चलिए जल्दी, आप भी ना बिल्कुल बच्चों के जैसी हैं। देव कपड़े चेंज करके अपने ऑफिस निकल जाता है और उधर सिया अपने घर वालों को बताती है कि उसने जॉब छोड़ दी है। सिया के पापा सिया से कहते हैं बेटा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना, कोई बात हुई है तुम्हारे ऑफिस में? नहीं पापा जी, बस इन दिनों सिर में दर्द हमेशा ही बना रहता है, बस यही परेशानी है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, बस तुम खुश रहो, हम सबको और क्या चाहिए। इधर देव ऑफिस में बैठा बस सिया के बारे में ही सोच रहा था। आज पहली बार देव का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा आंखों को अपनी बंद कर लेता है।
उसे बार बार सिया का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। सिया से पहले भी देव कई बार मिला है, पर दोनों में कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। पर आज जब देव ने सिया को देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। देव जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वो खुद से ही कहता है, देव ये तुझे क्या हो रहा है? आज मेरा काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज उसको इतने करीब से देखकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास क्या हुआ है? ये एहसास पहले भी हुआ था। उसका चेहरा भी ऐसे ही मासूम था। अपने पहले प्यार के बारे में सोचकर ही देव गुस्से में टेबल पर हाथ की मुट्ठी दे मारता है। और उधर सिया भी आज बस यही सोच रही थी कि देव क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। उनका हाथ हमने पकड़ लिया था डर से, कहीं वो कुछ गलत मतलब ना निकाले। हे भोलेनाथ जी, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? शाम हो चुकी थी। सभी बाहर बैठे आंगन में चाय पी रहे थे। सिया का मोबाइल बहुत देर से रिंग कर रहा था। महक की नज़र सिया के फ़ोन पर जाती है तो महक फ़ोन सिया को लाकर देती है। फ़ोन निखिल का था। सिया फ़ोन काट कर फ़ोन ऑफ कर देती है। रात के खाने के बाद सिया फ़ोन ऑन करती है तो मैसेज आने लगते हैं। मैसेज सारे निखिल के थे। उसमें लिखा था, प्लीज़ सिया एक बार तो मुझसे बात कर लो। और फिर निखिल का फ़ोन भी आ जाता है। सिया गुस्से में फ़ोन उठाती है। क्या है निखिल, अब क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हो? सिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। देखो अब किस्मत ने हमारे रास्ते ही बदल दिए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? निखिल, क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। देखो सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, पर एक सच ये भी है कि मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता हूँ। सिया, जब तक मेरी शादी नहीं होती क्या तब तक हम दोनों जैसे पहले रहते थे रह सकते हैं? निखिल के मुंह से ये सुनते ही सिया के तो होश ही उड़ गए। सिया ने फ़ोन काट दिया और दोबारा से फ़ोन को ऑफ कर दिया।